महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे कैंप के नेता दीपक केसरकर ने बयान दिया है कि मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वो मंजूर होगा। मुख्यमंत्री के मामले में शिंदे कैंप के दीपक केसरकर से सवाल किया गया था कि उन्होंने कहा तीनों नेता यहां बैठकर बात करेंगे और एकमत होने पर आखिरी फैसला दिल्ली से पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। जो फैसला मोदी और अमित शाह लेंगे वो सबको मान्य होगा। एक गोष्ट अशी आहे की प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात की आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हावा, परंतु तीनही पक्षांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की जो निर्णय आदरणीय मोदी साहेब आणि शाह साहेब घेतील तो सर्वांना मान्य राहील। और शिंदे के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने उन्हें महाराष्ट्र का कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। यानी जब तक महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक एकनाथ शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम का चेहरा आज शाम 6 बजे सामने आ सकता है। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरे के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ महायुति में एकनाथ शिंदे के नाम पर भी शिंदे गुट दावा कर रहा है। बीजेपी के लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो शिवसेना शिंदे कैंप एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाए रखने की मांग कर रहा है। वहीं फडणवीस को अजीत पवार का समर्थन मिला हुआ है। तो इस बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। मुख्यमंत्री के साथ 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला कायम रहेगा। बीजेपी के 24, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री हो सकते हैं। खबर है कि जल्द ही अमित शाह से शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की मुलाकात होगी। संविधान दिवस के अवसर पर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान सभी दलों के नेता मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय संविधान को लोकतंत्र की आधारशिला और हमारा सबसे सम्मानित दस्तावेज बताते हुए इसके निर्माताओं के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भी संविधान दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस दौरान संबोधित किया। इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हुआ। यहां राहुल गांधी दलितों और जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तभी वहां लाइट चली गई। कुछ देर का इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमें चुप नहीं करा सकते। मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा, माइक जितना ऑफ करना है करो। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। आज देश संविधान दिवस मना रहा है और इस मौके पर अखिलेश यादव संसद भवन पहुंचे। उन्होंने संभल हिंसा पर बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा, हम संभल जाना चाहते हैं लेकिन प्रशासन के लोग हमें जाने ही नहीं देंगे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात ना सुन पाए इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल।
अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते। दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? और संभल हिंसा पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संभल में सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। संभल के सांसद विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई के चलते ही हिंसा भड़की। हिंसा में मारे गए सभी 4 लोग पठान हैं। सूत्रों के मुताबिक तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से 4 लोगों की मौत हुई है। जांच में पुष्टि हुई है, पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आ रही हैं, उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। और ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा के पीछे मुस्लिम नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसकी वजह से गोलियां चली। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल संभल हिंसा के पीछे की जो कहानी सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि जो हिंसा हुई थी वो पूर्व नियोजित थी और इतना ही नहीं, पुलिस की गोली से नहीं बल्कि किसी और गोली से, राजनीतिक की गोली से जान गई है। तो संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई बातें सामने आई, उसकी डिटेल अब आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा के पीछे मुस्लिम नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने आई, जिसकी वजह से गोलियां चली और तुर्क बड़ा या पठान महान हिंसा की ये बड़ी वजह रही। सूत्रों के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों ने गोली चलाई थी और गोलीबारी में जो लोग मारे गए वो पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक हैं। और हिंसा में मारे गए सभी लोग पठान हैं। तुर्क और पठानों के बीच पुरानी लड़ाई है। तुर्क सांसद के लोगों ने पठान विधायक के समर्थकों के ऊपर गोली चलाई। तो ये पूरा मामला आखिर था क्या? इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है हाल ही में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बड़ी बातें सामने आई हैं। वहीं संभल हिंसा में अब तक कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं और एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। भीड़ के अंदर से आवाज आई, सर्वे नहीं होने देंगे। एफआईआर में यह भी जिक्र है कि भीड़ ने आंसू गैस की गोली छीनने की भी कोशिश की और साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामगोपाल यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले हिंसा करते थे, आज वो हिंसा की बात कर रहे हैं। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। सर, ये कहा गया था कि सांसद का नाम आया है जो एफआईआर दर्ज हुई है कि उन पर भड़काने का आरोप है। जो अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी। नहीं, ये कहा गया है कि कुंदरकी में और बाकी जो चुनाव परिणाम आए हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। नहीं, कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। सपा का डेलीगेशन सर जा रहा है संभल में जांच करने के लिए। नहीं, कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन यात्रा यूपी के झांसी पहुंच गई है, जहां उनकी पदयात्रा के दौरान किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक दिया, जो धीरेन्द्र शास्त्री के सिर पर लग गया। हालांकि बाद में यह पता चला कि किसी युवक का मोबाइल फूलों के साथ आ गया था। लेकिन सवाल सुरक्षा का है। अगर मोबाइल की जगह कुछ और होता तो लापरवाही का जिम्मेदार कौन होता?
तो ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जो कि लगातार जारी है। मुंह पर उनके मोबाइल फोन लगा। कहा यह जा रहा है कि एक शख्स जो फूल बरसा रहा था गलती से उसके हाथ से मोबाइल फोन छूट गया। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं, ये रेड कलर का सर्कल जहां आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल फोन आता है और बाबा बागेश्वर के मुंह से टकराता है सीधे। धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला, किसकी साजिश? पदयात्रा में फूल के साथ फेंका मोबाइल, बाबा को आई चोट, किसकी नीयत में खोट? किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। हिंदुओं के लिए सड़क पर उतरे बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। यूपी के झांसी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा पहुंची, जहां पदयात्रा के दौरान किसी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर फूलों के साथ मोबाइल भी फेंक दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मोबाइल बाबा के चेहरे पर लगा। मोबाइल लगने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे उठाते हैं और कहते हैं कि किसी ने मोबाइल हमको फेंक कर मारा, मोबाइल हमको मिल गया है। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। हमले को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि किसी उत्साही युवा का मोबाइल गलती से फूलों के साथ आ गया। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था, जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो वापस भी कर दिया गया है। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि चिंता मत कीजिए, जहां जहां सरकार की जिम्मेदारी होगी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। बागेश्वर धाम पर जो है परमात्मा की कृपा है, जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद है, जय श्री राम की उद्घोषणा है, बजरंगबली झंडे में साथ चल रहे हैं। कोई मोबाइल फेंककर बागेश्वर धाम जी पर नहीं फेंक सकता। किसी उत्साही नौजवान में जय श्री राम बोलते हुए हाथ से छूट गया होगा। घबराइए मत, बजरंगबली साथ चल रहे हैं। दरअसल हिंदू सनातन पद यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। पाकिस्तान में 2% बचे हैं और भारत में 2% थे, 122 हो गए हैं वो। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन पदयात्रा इन दिनों चर्चा में है। ऐसे में इस पदयात्रा पर उपद्रवियों की भी नजर है। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब आपको बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा 4 लेयर सिक्योरिटी की है। पहला घेरा क्या है ये आपको बताते हैं। पहला घेरा पर्सनल गार्ड, 6 पिस्टलधारी और दूसरा घेरा 60 बाउंसर। 2 शिफ्ट में 28 बाउंसर काम करते। अब आपको तीसरे घेरे के बारे में बताते हैं। यूपी पुलिस के 2 सीओ, एएसपी समेत 30 जवान यहां तैनात हैं और चौथा घेरा एमपी पुलिस के 2 एसडीओपी और 2 एसआई शामिल हैं। तो बागेश्वर धाम की टीम जो रस्सी का घेरा भी बनाती है, यानी कि एक लेयर ये भी है जो बागेश्वर धाम के जो लोग हैं वो भी एक घेरे में सुरक्षा मुहैया कराते हैं। और अब बात मुरैना की करेंगे, जहां एक ब्लास्ट से पूरा शहर दहल गया। ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक मलबे में दबे 9 लोगों को निकाल लिया गया है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए ग्वालियर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से 3 मकान धराशायी हो गए और 2 मकानों को भारी नुकसान हुआ है। ब्लास्ट के वक्त घरों में सो रहे लोग मलबे में दब गए। हालांकि ब्लास्ट किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन कहा जा रहा है कि बारूद की वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और अब खबर बैतूल से है। घर में रसोई गैस लीकेज होने से आग लग गई। आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों लोग 45% से ज्यादा झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर का रेगुलेटर बदलते समय हादसा हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। बना रहा था, चूल्हा अच्छे से जल नहीं रहा था। जब मैंने गैस टंकी का रेगुलेटर निकाला, उसमें से डायरेक्ट गैस निकलना चालू हो गया। मेरी मैडम उधर 6 फीट के अंतर पे। और विजयपुर में कांग्रेस की जीत के बाद से नेताओं में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। इस बीच पटवारी ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया है। पटवारी ने कहा कि बिना उपचुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है, बीजेपी जब चाहे तब चुनाव करवा ले। दरअसल बीना से विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर उनका इस्तीफा होता है तो फिर से एमपी में उपचुनाव हो सकते हैं। विजयपुर आया, कॉन्फिडेंस लाया। कि जो लोग हमें इस समय धोखा देके गए हैं, हमारे 4 भले, हमें सो नहीं करना। जो वफादार हैं हम उनके साथ काम करेंगे। पटवारी का बयान फिर घमासान। रावत के बाद निर्मला, कांग्रेस का हमला। व्यक्ति वो तो डरेगी, वो पद छोड़ने से डरेगी, पर हम उनको कोर्ट से बाहर करेंगे, पद पे नहीं रहने देंगे। हम अपना काम करेंगे ही करेंगे। ये कोर्ट में और माननीय स्पीकर साहब के अदालत में है ये मामला। वहां से जो निर्णय होगा सबको स्वीकार होगा। फिर उपचुनाव होगा बड़ा घमासान। एमपी में हुए उपचुनाव में विजयपुर में कांग्रेस की जीत ने पार्टी में एक नया कॉन्फिडेंस भर दिया है और यह कॉन्फिडेंस पार्टी के मुखिया जीतू पटवारी में साफ झलक रहा है। नहीं, हमारी पार्टी ने तय किया है। ये पहले तो जीतू पटवारी अकेला कुछ नहीं कहता है, पर पार्टी की कई बार मीटिंगों में ये तय हुआ कि जो लोग हमें इस समय धोखा देके गए हैं, हमारे 4 भले, हमें सो नहीं करना। जो वफादार हैं हम उनके साथ काम करेंगे और नए लोग लाएंगे। हमारे विचार से जनता के बीच में जाएंगे और जनता का समर्थन लेंगे। वफादार लोग चाहिए, भले ही 4 रहें, उनके साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। साथ ही जीतू पटवारी ने बीजेपी को चुनौती दी, निर्मला सप्रे से इस्तीफा दिलवाओ। कांग्रेस बीना में भी उपचुनाव के लिए तैयार है। विधायक को आपके मंच पे लिया, बीजेपी में शामिल किया, तो फिर आप में बहादुरी होनी चाहिए, उससे इस्तीफा दिलाओ। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जो जनता जनादेश देगी हम स्वीकार करेंगे। व्यक्ति वो तो डरेगी, वो पद छोड़ने से डरेगी, पर हम उनको कोर्ट से बाहर करेंगे, पद पे नहीं रहने देंगे। हम अपना काम करेंगे ही करेंगे, 500% करेंगे। ये कोर्ट में और माननीय स्पीकर साहब के अदालत में है ये मामला। वहां से जो निर्णय होगा सबको स्वीकार होगा। ये कोर्ट में और माननीय स्पीकर साहब के अदालत में है ये मामला। वहां से जो निर्णय होगा सबको स्वीकार होगा। क्या एमपी में एक और उपचुनाव होने वाला है? क्या निर्मला सप्रे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जीतू पटवारी साफ कह चुके हैं निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर कोर्ट जाएंगे। अगर निर्मला सप्रे का इस्तीफा होता है तो उपचुनाव होना भी तय है, यानी कि बीना में कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश लाने के लिए विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। लंदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अंबेडकर हाउस भी वो पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रॉयल नेशनल होटल में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। प्रवासी समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के सदस्यों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और कार्य करने का तरीका अद्भुत है।
और फिलहाल 5 की आज में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।